Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start the Hindu newspaper analysis of 30th November 2021. So आज का फर्स्ट न्यूज़ है कि 12 राज्यसभा के एमपी को सस्पेंड कर दिया गया है उनके मिसकंडक्ट के कारण। मिसकंडक्ट जो कि उन्होंने पिछले मानसून सेशन के लास्ट डे में किया था। ठीक है, याद रखना मानसून सेशन के लास्ट डे में किया था, बट क्योंकि वो लास्ट डे था तो उस टाइम उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाए। बट अब जब कल से विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है तो उन एमपीज़ को अब सस्पेंड कर दिया गया है पूरे विंटर सेशन के लिए। तो होता ये है कि राज्यसभा की एक रूल बुक है, जनरल रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा। इस रूल बुक में बेसिकली लिखा होता है कि कैसे हाउस का कंडक्ट होना चाहिए, कैसे हाउस में डेकोरम बना के रखना है, कैसे बिल्स पास किए जाएंगे, कैसे किसी के अगेंस्ट अगर एक्शन लेना है, अगर कोई भी एमपी कुछ गलत बिहेवियर शो करता है हाउस में तो कैसे उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, वो सारी बातें इस रूल बुक में लिखी हुई होती हैं। तो उसी रूल बुक का हम रूल नंबर 255 एंड 256 को अभी डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 255 कहता है कि जो पावर लोकसभा के स्पीकर के पास है वही सेम पावर राज्यसभा के चेयरमैन को भी मिली है कि अगर कोई एमपी कुछ गलत बिहेवियर करता है, जिसे हम मिसकंडक्ट कहते हैं, तो उसको इमीडिएटली हाउस से निकाला जा सकता है। तो यानी ये विड्रॉवल ऑफ मेंबर की बात करता है। ठीक है, तो इस रूल के तहत सेम पावर देखने को मिलेगी, लोकसभा के स्पीकर के पास भी है और राज्यसभा के चेयरमैन के पास भी है। बट रूल नंबर 256 क्या कहता है कि अगर चेयरमैन को लगता है कि किसी मेंबर ने कोई मिसकंडक्ट किया है तो उसे वो सस्पेंड कर सकता है, उसकी सर्विस से जो भी बचा हुआ सेशन है उससे निकाल सकता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं जो 12 एमपीज़ को जो निकाला गया है राज्यसभा के हाउस से, तो उन्हें पूरे विंटर सेशन के लिए निकाल दिया गया है। तो उस समय जो रूल यूज़ किया गया है वो रूल नंबर 256 के तहत उन्हें निकाला है। ठीक है, बट आप सोचेंगे कि क्या डिफरेंस है रूल नंबर 255 एंड 256 में। तो डिफरेंस बस इतना सा है कि जो रूल नंबर 255 है इसके तहत जो पावर मिलती है वो दोनों को सेम मिलती है, यानी जो लोकसभा के स्पीकर को जो पावर मिली है और जो राज्यसभा के चेयरमैन को जो पावर मिली है किसी को निकालने के लिए, वो सेम है। बट रूल नंबर 256 में लोकसभा के पास तो पावर है बट यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन को डायरेक्टली कोई पावर नहीं दी गई है, यानी कि जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो डायरेक्टली एमपी को सस्पेंड नहीं कर सकता। हाँ, निकाल वो सकता है 255 रूल के तहत, बट किसी एमपी को सस्पेंड नहीं कर सकता। बस वो डायरेक्शन दे सकता है और नाम बता सकता है कि हाँ ये एमपीज़ है, इन्होंने कुछ गलत किया है तो इसको सस्पेंड कर दो। और सारा का सारा काम फिर सस्पेंड करने का किस पे आ जाता है, हाउस पे आ जाता है। यानी यहाँ पे राज्यसभा की बात कर रहे हैं चल रही है, तो राज्यसभा हाउस बेसिकली क्या करेगा, एक मोशन पास करेगा उन एमपीज़ के तहत जिन्होंने मिसकंडक्ट किया है हाउस में। एंड फिर उस मोशन लाने के बाद उस पर चर्चा होगी, उसमें फाइनल डिस्कशंस होंगे और जैसे ही मोशन पास हो जाता है तो उन एमपी को सस्पेंड कर दिया जाता है जो भी बची हुई सेशन है उसके लिए। एंड अगर बाद में उन सस्पेंडेड एमपीज़ को अगर वापस हाउस में लाना है, मतलब जैसे ही जो सेशन के लिए सस्पेंड किया गया था पूरा हो गया एंड बाद में उन्हें वापस लाना है, तो वो वाला हाउस फिर से एक मोशन पास करेगा ताकि वो जो सस्पेंडेड मेंबर्स हैं वो वापस आ सके और उनका सस्पेंशन टर्मिनेट हो सके। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसी के थ्रू सस्पेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, सदर्न इंडियन सफ़र मोर लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 2019-20 का है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं हमारे वो सफ़र कर रहे हैं सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज़ को। ठीक है, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होती है पहले ये जानना ज़रूरी है। तो आपका जैसे हाइपरटेंशन हो गया, आपका डायबिटीज़ हो गया, या फिर हाई ब्लड शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो जो आपका हाई ब्लड शुगर हो गया, ये एक ऐसा लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो मेन हो या वुमेन, दोनों ही केसेस में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिला है तमिलनाडु में। या आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, यानी इन दोनों ही स्टेट्स में सबसे ज़्यादा, चाहे मेन हो या वुमेन, हाइपर ब्लड शुगर देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे हाइपरटेंशन काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो ये बात कहाँ बोली गई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां अभी देखने को मिला है उसमें कहा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ से कुछ डाटाज बताए गए हैं, हाइपरटेंशन अमंग मेन एंड वुमेन। ठीक है, दोनों ही केस में आप देखेंगे कि आप सिक्किम देख सकते हैं, केरला देख सकते हैं, यहाँ पे भी सिक्किम है, यहाँ पे भी केरला है। ठीक है, तो इन केसेस में आप देखेंगे कि हाइपरटेंशन चाहे वो मेन हो या फिर आपका वुमेन हो, दोनों ही केस में आपके जो सदर्न स्टेट्स हैं या फिर नदर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी गई है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी स्टेट्स हैं। ठीक है, सबसे कम आपको बिहार में देखने को मिलेगा, यहाँ पे राजस्थान हो गया, यहाँ पे भी आपको बिहार और राजस्थान में कम देखने को मिलेगा चाहे वो मेन हो या वुमेन हो। ठीक है, अब इसका कारण ऐसा क्या है,
बेसिकली रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेन रीज़न ये है कि आजकल वर्कलोड जो है काम का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए लोग के अंदर टेंशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कोविड के कारण जो लोगों की जॉब लॉस हो गई है, उसके कारण भी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, तो ये हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम उन पे देखी जा सकती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, ठीक है, या फिर फैमिली सपोर्ट इतना लोगों को नहीं मिल पाता है, फ्रेंड्स के साथ बातचीत कम हो गई है, तो इसके कारण के लोग अपनी टेंशन किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब बिहार वगैरह बिहार जैसा स्टेट देख लीजिए, वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर लोग आपको गांव में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली का अभी भी इतना ज़्यादा प्रचलन है कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से मतलब शेयर कर पाते हैं, तो वहाँ पर आपको टेंशन थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है। प्लस वो दिन भर खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप सदर्न स्टेट्स में देख लीजिए, वहाँ पे क्या है, लोग एकदम मतलब तो डेवलप स्टेट है वो, लोगों की इनकम काफ़ी अच्छी है, हर चीज़ में आप देखोगे कि साउथ इंडियन स्टेट्स काफ़ी आगे जा चुके हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो उनके पास लाइफस्टाइल उनकी इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी है कि उनके पास किसी से बात करने का या फिर अपनी जो प्रॉब्लम से शेयर करने का उनके पास टाइम नहीं है। और साथ ही साथ आज की डेट में क्या है, मेंटल प्रॉब्लम जो है बाकी सभी बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और लोग इसे स्टार्टिंग में सीरियसली नहीं लेते और बाद में जाके यही चीज़ें हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का कॉज करती हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार, राजस्थान ऐसे स्टेट्स में आज भी लोग अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, दोनों केस में। और बट सदर्न स्टेट्स में इसका उल्टा देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम रूरल और अर्बन एरिया को कंपेयर करें, तो रूरल एरिया में ये जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, चाहे वो मैन हो या वुमेन, दोनों ही कम देखने को मिलेगी, और अर्बन में ज़्यादा। बिकॉज अर्बन में क्या है, सिटी लाइफ है, शहरों में इतनी भाग दौड़ है कि लोगों के पास इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके, या फिर अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर सके कि कैसे अपनी टेंशन को कम किया जा सके। ऊपर से काम इतना ज़्यादा है, लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक है, पैसा कमाना है सबको, तो इन सब चीज़ों में फंसे रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डायबिटीज़ का आप डाटा देख सकते हो, डायबिटीज़ चाहे मैन हो या वुमेन हो, उस केस में भी आप देखेंगे आपको सदर्न स्टेट्स दिख जाएंगे, यहाँ पे भी सदर्न स्टेट दिख जाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ देखने को मिलती है, चाहे मैन हो या वुमेन हो। और सबसे लो में आप देख सकते हैं यहाँ पे JNK है, राजस्थान है, यहाँ पे भी JNK एंड राजस्थान है, ठीक है। अब डायबिटीज़ का क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे सदर्न स्टेट में ज़्यादा है, तो नॉर्मली बस देखा जाता है कि आजकल फूड हैबिट्स जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा, तो फूड हैबिट्स में चेंज आने का बेसिकली कारण ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड्स खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, और इनको खाने से ऑब्वियसली प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पर साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज ना करो, आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ना लेके आओ, तो उससे प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इंडिया का वैसे ही हेल्थ सेक्टर आप देखोगे इतना वीक है, ऊपर से लोग अगर खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो सारा का सारा बर्डन गवर्नमेंट पे आ जाएगा कि गवर्नमेंट को उनकी ट्रीटमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। और जिस देश की पॉपुलेशन अगर हेल्थ प्रॉब्लम में फंसी रह जाए, तो आप जान सकते हैं उस देश की तरक्की जो है बाकी देशों की तुलना में फिर कम हो जाती है, ठीक है। और यही कारण है कि इंडिया की इतनी हाई पॉपुलेशन है, और साथ ही साथ वो हाई पॉपुलेशन और जो वर्किंग पॉपुलेशन आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, अगर वो वर्किंग पॉपुलेशन अगर बीमार पड़ जाए या फिर कोई हेल्थ डिजीज़ उन्हें हो जाए, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है इकॉनमी में भी। तो जो इंडिया का सपना है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का, तो वो आप देख सकते हैं कैसे ही पूरा हो पाएगा, तो इस पर वर्क करना ज़रूरी है। और इसके कंपेयर पे आप डेवलप कंट्रीज़ को देख लीजिए, जैसे अमेरिका है, UK है, जापान है, ये सब क्या करते हैं, हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज उनका मानना भी यही है कि अगर उनके सिटीजन्स रहेंगे तो उतना अच्छा वो काम कर पाएंगे, उनकी इकॉनमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो वही है कि हमें इस डाटा से बस सीखना यही है कि इस डाटा को गवर्नमेंट सीरियसली ले, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इसको सीरियसली ले, पॉलिसीज़ बनाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सके ये जो डिजीज़ हैं इसके लिए, कि कैसे वो इस डिजीज़ को बेसिकली ठीक कर पाएँ और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज ला पाएँ। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा पेशेंट मिलता भी है जिन्हें ये प्रॉब्लम है, तो उनका जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर मतलब गवर्नमेंट को करना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये भी रोल होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना GDP का शेयर जो है हेल्थ सेक्टर पे लगाए। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना के टाइम पे भी हमारा हेल्थ सेक्टर कितना वीक था, और इसी कारण कितने ही लोगों की जो है जान भी चली गई। तो इसलिए अब गवर्नमेंट को सबक ले लेना चाहिए कि कोरोना हो या फिर आने वाली जो भी डिजीज़ेस हो, उन सब से अगर बचना है तो हमें हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे सिटीजन्स हेल्दी रहेंगे तभी इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर पाएगी और अच्छे से हमारी इकॉनमी चल पाएगी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है बूस्टिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम 2070 तक यानी 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे, यानी कार्बन हम मतलब इस तरह से हम काम करेंगे कि हमारा कार्बन बिल्कुल भी रिलीज़ ना हो, मतलब या फिर रिलीज़ हो भी रहा है तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए कि जितना हम रिलीज़ कर रहे हैं उसको उतना हम स्टोर करके ले आए, यानी नेट ज़ीरो होना चाहिए हमारा कार्बन एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इंडिया एकमात्र ऐसी मेजर इकॉनमी है
जिसकी पॉलिसी और एक्शन अभी तक ऑन ट्रैक चल रहे हैं। सोच सकते हो मतलब ऐसी कोई भी इकॉनमी नहीं है कि जो अपने पॉलिसीज़ में जो उन्होंने कहा था कि हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और वो चीज़ वो टाइमली पूरा कर भी रहे हैं, तो इंडिया उसमें से एकमात्र ऐसी इकॉनमी है। और जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, तो उस चीज़ को भी इंडिया फॉलो करता है। इसलिए इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो जो आज का आर्टिकल है वो भी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर है। तो हम देखेंगे कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का यूजेस कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप यूज़ दे सकते हैं कि हाइड्रोजन को हम रिफ़ाइन करने के मतलब बेसिकली जो हमारा क्रूड है शेल ऑयल होता है, तो उनको रिफ़ाइन करने के लिए हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से हमें क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी क्लीन होगी। क्लीन इन द सेंस CO2 वहाँ पे कम एमिशन होगा, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट होगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है बेसिकली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे हमारे जो खाद वगैरह होते हैं, उनको बनाने के लिए भी हाइड्रोजन जो है यूज़ में आता है। साथ ही साथ जो हमारा फूड्स होते हैं उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है इंक्रीज़ करने के लिए भी हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ हमारे केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में भी किया जाता है। बिकॉज हाइड्रोजन का क्या काम होता है कि हाइड्रोजन एक बाइंडिंग की तरह काम करता है, 2 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने में यूज़ आता है। और जहाँ बात केमिकल्स की हो तो वहाँ पे जब तक मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं फिर नया प्रोडक्ट बनता है, तो इसलिए हाइड्रोजन वहाँ पे भी यूज़फुल है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से जो एक्सट्रीम हीट निकलती है, वो हीट बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी यूज़ करते हैं। जब बात इलेक्ट्रॉनिक्स मेटल या फिर ग्लास को बनाने की हो, यानी जब हम मेटल ग्लास से इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी सामान बनाते हैं उसमें जो हमें हीट चाहिए होती है तो वो हम हाइड्रोजन से यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, और अगर हम हाइड्रोजन बना पाएँ, वो भी ग्रीन तरीके से बना पाएँ, तो कितना ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स पर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आप ये प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें वाटर चाहिए होता है। ठीक है। तो वाटर जैसे कि हम जानते हैं H2 प्लस ऑक्सीजन से मिलके बनता है। ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, हम इस प्रोसेस को बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, कि जहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ के H2O2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अब इस प्रोसेस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के होगा नहीं। तो होता क्या है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका सोलर हो गया, विंड हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हमें एनर्जी मिल जाएगी, उस एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, यानी बिजली से ये चलेगा, और जैसे ही चलेगा तो वैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, एंड देन यहाँ पे आपको जो भी डिज़ायरेबल हाइड्रोजन है वो हमें मिल जाएगा। एंड देन उस हाइड्रोजन को हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो हम कंप्रेस्ड गैस के फॉर्म में रख लें, यानी गैस के फॉर्म में इसको एकदम कंप्रेस फॉर्म में रख लें, या फिर लिक्विड फॉर्म में रख लें। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को हम इसी फॉर्म में क्यों रखना चाहते हैं, बिकॉज ये स्टोर करने का बेस्ट तरीका होता है हाइड्रोजन को, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन स्टोर करेंगे तभी हम इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे जो भी डिज़ायरेबल जगह है जहाँ पे हमें चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की तरह हम यूज़ करेंगे, तो फ्यूल की ज़रूरत जिस भी इंडस्ट्री में है या फिर किसी स्टेट में है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए आसान होता है अगर हम उसे गैस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में रखते हैं। नेक्स्ट, अब ये डाउट मन में आ रहा होगा कि इसको ग्रीन ही क्यों कहते हैं। तो ग्रीन यहाँ पे बेसिकली कोई कलर नहीं है कि आप हाइड्रोजन जब आपको मिलेगा यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीन यहाँ पे बेसिकली इंडिकेट करता है किस सोर्स से हमने इसे बनाया है, यानी जो हमने सोर्स यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी का वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया, मतलब ऐसी एनर्जी जो मतलब हमें हर टाइम मिलती है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसमें तो कोई लॉस नहीं होता, कोई कार्बन रिलीज नहीं होता, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी हमारी ग्रीन एनर्जी है। तो इसलिए इससे जो हम हाइड्रोजन बना रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रीन एक तरह का सोर्स डिफाइन कर रहा है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा कलर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे कलर का मतलब ये नहीं है कि आपको हाइड्रोजन का ये ग्रीन, ब्लू, ग्रे, पिंक कलर ये सब आपको कलर दिखाई देगा, नहीं। तो यहाँ पे आपको कलर का सिंपल मतलब है सोर्स क्या है, क्योंकि इसको बनाने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट है, इसलिए हमने उसको डिफरेंट कलर दे रखा है। तो ग्रीन जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है हाइड्रोजन, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे CO2 का एमिशन एकदम जीरो होता है। सिमिलरली ब्लू हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, फॉसिल फ्यूल से बनाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में। और फॉसिल फ्यूल से क्योंकि हम बना रहे हैं हाइड्रोजन, तो इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें से CO2 निकलता है। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि जो CO2 निकल रहा है या तो हम इसको कहीं पे स्टोर कर लें और एटमॉस्फेयर में ना जाने दें, या फिर इसे किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्रे हाइड्रोजन होता है, जो कि नेचुरल गैस से बनाया जाता है। नेचुरल गैस जो आपका देख सकते हैं, तो इसमें हम स्टीम मीथेन रिफॉर्मरी मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है। और आप जानते हैं कि ग्रे हाइड्रोजन जो होता है बहुत कॉमन होता है वर्ल्ड में, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो इसी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करती है और इसी को ज़्यादातर यूज़ में लेके आती है, ग्रे हाइड्रोजन को। सिमिलरली पर्पल एंड पिंक हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली वही मेथड होता है जहाँ पे आप वाटर को लेते हैं और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेते हैं, और उसमें से आपको हाइड्रोजन मिल जाता है। बट यहाँ पे जो एनर्जी आप यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसका नाम पिंक रख दिया है इन्होंने। ठीक है। तो ऐसा पिंक से कन्फ्यूज़ नहीं होना। नेक्स्ट आपका है टर्कोइज
हाइड्रोजन। तो इसमें बेसिकली जो हाइड्रोजन मिलता है बनाया जाता है वो थर्मल स्प्लिटिंग करके मीथेन की। तो मीथेन हम जानते हैं CH4 होता है, ठीक है। तो मीथेन में से आपको क्या चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए H2, ठीक है। तो आप यहाँ पे थर्मल स्प्लिटिंग करते हैं। इस मेथड को बेसिकली मीथेन पायरोलिसिस भी कहते हैं। आपको ये सारा चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। अभी भले ही थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो, बट जब आपको PDF में लिखी आपको चीज़ें इसमें क्लियर दिखेंगी। तो बस अभी आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो आपको जब मीथेन पायरोलिसिस करोगे तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप थर्मल करते हो। थर्मल इन द सेंस आप हीट पास करोगे उस मीथेन में। तो जैसे आप हीट पास करोगे तो जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन का वो ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज वो वीक हो जाएगा हीट के कारण। और जैसे ही वो वीक हो जाएगा तो आपको उसमें से H2 निकल जाएगा, जो आपको मेन डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है आपका हाइड्रोजन, वो उसमें से निकल जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको बाई प्रोडक्ट यानी जो हाइड्रोजन तो आपको मिल गया, बट इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट मिलता है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर सिर्फ कार्बन मिलता है, ठीक है। एज अ सॉलिड कार्बन आपको अलग से मिलेगा, जिसको फर्दर इंडस्ट्रियल जो है किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो टर्कवाइज हाइड्रोजन है उसमें बेसिकली जो हाइड्रोजन हमें बनाया जाता है वो मीथेन से बनाया जाता है। मीथेन को स्प्लिट करके बनाया जाता है, जबकि पर्पल और पिंक में हाइड्रोजन वाटर से हम बना रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउन एंड ब्लैक। तो इसमें बेसिकली हाइड्रोजन को बनाया जाता है कोल को यूज़ करके, यानी कोल में बेसिकली क्या होता है, गैसिफिकेशन करते हैं। तो गैसिफिकेशन एक तरह का बेसिकली प्रोसेस है जहाँ पे बायोमास बेसिकली आपका जो भी प्लांट या एनिमल मटेरियल होता है, जैसे कोई खाद हो गई, कोई वुड हो गया, कोई सड़े हुए पत्ते हो गए, तो उन सबको मिला के एक बायोमास बनाया जाता है। तो या तो हम बायोमास का यूज़ कर सकते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल का। तो फॉसिल फ्यूल में ज़्यादा हम कोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायोमास का यूज़ करो या फिर कोल का यूज़ करो, तो इनको बेसिकली गैसिफिकेशन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है गैसेस में, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन की बात करते हो तो गैसिफिकेशन में सिर्फ आपको हाइड्रोजन ना मिलकर अदर गैसेस मिलती है, जैसे नाइट्रोजन मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, और इसके अलावा आपको CO2 भी मिलता है, ठीक है। तो जो भी आपको डिज़ायरेबल गैस है वो आप यूज़ कर लो, बाकी चीज़ों को आप डिफरेंट जगह आपको यूज़ में कर सकते हो, ठीक है। तो इससे जो हाइड्रोजन मिला गैसिफिकेशन के थ्रू वो ब्राउन एंड ब्लैक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। बट इसके प्रॉब्लम ये है कि इसको गैसिफिकेशन करने के लिए हमें वाटर सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर लगता है इसलिए कॉस्ट जो होती है इस हाइड्रोजन को बनाने की सबसे ज़्यादा आती है। और क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अगर हाइड्रोजन बनाने में यूज़ कर दोगे तो आप खुद सोचो कि पीने का पानी लोगों के लिए बचेगा नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है कि वो इस मैथड को कम से कम यूज़ करे और ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा यूज़ करे। बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन में आपका क्या है कि सोलर है, मतलब जो धूप से जो आपको एनर्जी मिल रही है वो तो आपको कंटिन्यूस मिल रही है, उसमें तो कुछ खर्चा नहीं आ रहा है गवर्नमेंट का। तो वो काफ़ी मतलब कॉस्ट भी कम आ रही है उससे और काफ़ी सेफ तरीका भी है, इन्वायरमेंट को भी उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। नेक्स्ट है हमारा येलो हाइड्रोजन। बेसिकली बनाया जाता है वही है वाटर का, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। बट यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए यानी वाटर में से हाइड्रोजन निकालने के लिए यहाँ पे जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको रिन्यूएबल एनर्जी भी हो सकती है, फॉसिल फ्यूल भी हो सकता है, ठीक है। वाइट हाइड्रोजन क्या होता है, ये बहुत अच्छा हाइड्रोजन है। अच्छा इन द सेंस कि अभी तक इसको निकालना इंपॉसिबल हो गया। क्यों, हम देखते हैं। बिकॉज ये ऐसा हाइड्रोजन होता है जो अंडरग्राउंड मिलता है। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर से मिलता है। ज़मीन के अंदर जो आप देख सकते हैं जो नेचुरल अकरिंग जियोलॉजिकल हाइड्रोजन होता है उसको ये कहते हैं। और क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से मिलता है इसलिए अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी बन नहीं पाई है जिससे हम वाइट हाइड्रोजन निकाल पाएँ, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई हाइड्रोजन अभी हम निकाल नहीं पाए हैं। इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनती है तो डेफिनेटली इस पर भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो मेन आर्टिकल था न्यूज़ का उसमें आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि अभी तक इंडिया में आप देख सकते हो कि 75% जो इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो अभी भी कोल और ऑयल से पूरी की जाती है। और ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से, जैसे हमारा UAE हो गया, ईरान से। चलो अभी सैंक्शन लगे थे तो वो उससे नहीं इंपोर्ट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम इंपोर्ट करके बनाते हैं, ठीक है। बट अब उम्मीद है कि ऐसा माना जा रहा है कि डिमांड जो है हमारी एनर्जी की और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बिकॉज आप जानते हो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो कितनी सारी कंपनीज़ यहाँ पे खुल रही है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे खुल रही है। तो उन इंडस्ट्रीज़ के लिए एनर्जी सोचो आप कितनी ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे वो। तो गवर्नमेंट को लगता है कि एनर्जी डिमांड हमारी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो कोल और ऑयल से तो हमारी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। साथ ही साथ हमें अपनी डिमांड को उससे कम करना और शिफ्ट करना है अपनी डिमांड को, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक सिनर्जी बना के रखें, मतलब एक अच्छा सा बैलेंस बना के रखें रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम अच्छी सिनर्जी बना के रखेंगे तो जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंस हमारी कम होगी। और जितना डिपेंडेंस कम होगी उतना बेटर है, बिकॉज हमारा कार्बन एमिशन कम होगा, ठीक है। और इंडिया का जो टारगेट है 2070 तक ज़ीरो कार्बन करने का वो भी पूरा होता रहेगा, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन को ही हम क्यों यूज़ में ला रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक इंपॉर्टेंट वेपन है ये, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में भी मदद करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इंप्रूव करेगा लॉन्ग टर्म जो एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी है
उसको भी पूरा करने में मदद करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन एक बेसिकली एक सिंपल और कह सकते हो फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, जहाँ तक सब लोग जानते हैं, और एक बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है कि डीकार्बोनाइज करने के लिए। जैसे हमारे जो सेक्टर्स है लाइक सीमेंट है, स्टील है, रिफाइनरी है, तो इन सारे सेक्टर्स में जब आप देखते हो तो कार्बन सबसे ज़्यादा निकलता है। जब जब कार्बन निकलेगा तब तक हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, और जितना कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा उतना ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, बिकॉज हमारी ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम होगी, फिर लोगों की डिजीजेस हो सकती हैं। तो हमें उसको कम करने के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और लो कॉस्ट भी होगी, मतलब कम से कम पैसा खर्च करना पड़ेगा सरकार को। क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है उससे, और हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, उन्होंने भी बहुत सारी लॉज बनाए अपने यहाँ की कार्बन के एमिशन को कम करने के लिए। अब साथ साथ वो भी ये ट्राई कर रही हैं कि हम भी ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाएं, बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन एक काफ़ी अच्छा मेथड है अपनी इकॉनमी को चलाना, और साथ साथ इन्वायरमेंट को भी इन्वायरमेंट का भी अच्छे से ख्याल रखना। और साथ ही साथ अब गवर्नमेंट चाहती है कि 70% की अगर इन्वेस्टमेंट मिल जाए उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। और इंडिया की सोलर कैपेसिटी आप देखोगे कि 3000 टाइम्स जो है इंक्रीज़ हो चुकी है। यानी इंडिया इतनी मतलब 10 साल भी नहीं होने लगे 3000 टाइम्स एनर्जी को, मतलब अपनी सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। यानी प्रोडक्शन तो उनका बेस्ट हो ही रहा है, साथ साथ कॉस्ट भी बहुत कम आ रही है सोलर एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि कम से कम 2 रुपीज़ पर किलोवाट उनका पैसा लगता है। तो इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है, और क्यों हमारी गवर्नमेंट जो इस पर फोकस कर रही है, और आने वाले टाइम पर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी, हमारी इकॉनमी के लिए भी, और हमारे जो एनर्जी सेक्टर है उसके लिए भी, ठीक है। फर्दर अपडेट्स जो भी होंगी आपको मिलती रहेंगी इसके बारे में। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे गवर्नमेंट रेडी टू डिस्कस ऑल इश्यूज़ एंड सेंटर टेरिफाइड डिबेट राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इशू बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट ने पहले तो 3 फार्म लॉज लेके आई थी, जिसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। मतलब फार्मर्स ने पूरा 1 साल लगा दी प्रोटेस्ट करने के लिए। बट अब फाइनली जब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि भाई हम जो लॉज लेके आ रहे हैं वो फार्मर्स के लिए हैं, बट फार्मर्स से उससे खुश नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लॉज लाने का। तो उन्होंने इस विंटर सेशन में जो भी कल से स्टार्ट हुआ है, उन्होंने इस बिल को, यानी जो फार्म लॉ रिपील बिल है, ठीक है, तो फार्म लॉ एक रिपील बिल है, उसको पास कर दिया दोनों हाउसेस से, ठीक है। अब यहाँ पे अपोजिशन को पहले भी प्रॉब्लम थी जब फार्म लॉ आया था कि भाई ऐसा लॉ नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं जाना चाहिए एग्रीकल्चर। बट अब जब फार्म लॉ रिपील हो गया तो भी इन्हें अपोजिशन को प्रॉब्लम है इस बात से कि इन्होंने डिबेट नहीं करी, मतलब अपोजिशन के साथ मतलब इस बिल पर डिबेट होनी चाहिए थी, वो नहीं करी। तो ये सब चलता ही रहेगा, ये सब चीज़ें बंद नहीं होने वाली। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो है कि बेसिकली फार्म लॉज क्या आपको ये पता होना चाहिए, एंड फार्म लॉज का बेसिकली फार्मर्स, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से फार्म लॉज क्यों बेनिफिट थे फार्मर्स के लिए ये पता होना चाहिए, और फार्मर्स को बेसिकली क्या कंसर्न था इन बिल्स या बिल्स से रिलेटेड, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप देख सकते हो IQ टैब में फार्म्स लॉ को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके इसको डिटेल से समझ सकते हैं कि एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है कि कैसे ये बिल आया था, क्या क्या प्रोटेस्ट हुई थी, क्या इसके आउटकम्स निकल के आए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हो जिसका कवर पेज भी मैंने लगाया है, जो कि एकदम प्राउड वाली फीलिंग वाली न्यूज़ है ये, कि इंडियन ओरिजिन जो पराग अग्रवाल है उन्होंने रिप्लेस कर दिया डॉर्सी को एज अ ट्विटर CEO, ठीक है। तो ट्विटर के जो CEO थे पुराने जैक डॉर्सी, उनको रिप्लेस करके हमारे इंडियन ओरिजिन के जो पराग अग्रवाल है वो बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो जैक डॉर्सी उन्होंने कुछ ट्वीट किया है इनके बारे में बताया कि कैसे ये इंसान है। तो ये बताते हैं कि 16 साल का सफ़र रहा है इनका, कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की है। पराग अग्रवाल ने कि पहले co-फाउंडर रहे हैं, उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे हैं, फिर इंटरिम CEO रहे हैं, फिर फाइनली उन्हें CEO का पद दे दिया गया है, ठीक है। और डॉर्सी ये भी बताते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पराग अग्रवाल जो है अच्छे से काम करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इन दोनों ने 10 साल तक कम से कम लगातार इन्होंने साथ में मिलकर काम किया है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी है दोनों के बीच में, ठीक है। और डॉर्सी बताते हैं कि अग्रवाल मतलब इन अग्रवाल ने जब ट्विटर ज्वाइन किया था 10 साल पहले, जब ट्विटर ज्वाइन किया था तो करीबन 1000 एम्प्लॉयज़ थे जो उस समय काम कर रहे थे, और अब इनके आने के बाद कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, और जो भी मेजर डिसीजंस लिए गए हैं उसमें भी पराग अग्रवाल का हमेशा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन शॉर्ट इन्हें पूरी उम्मीद है पराग अग्रवाल से कि वो अच्छे से ट्विटर को संभालेंगे और उसको और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे उसका। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, ईरान डिटरमाइन टू सेल्वेज न्यूक्लियर डील एज टॉक्स रिज्यूम, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूज़ काफ़ी आई थिंक 2-3 दिन से चल रही है, तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली एक इंटरनेशनल टॉक जो थी ईरान न्यूक्लियर डील पे, वो स्टार्ट हो चुकी है मंडे से, ठीक है। वैसे तो पिछले 5 महीनों से कोशिश की जा रही थी, जब से बाइडन एज अ प्रेसिडेंट बने हैं USA के, तब से कोशिश की जा रही थी कि ये डील जल्दी से जल्दी फाइनलाइज हो। बट अब फाइनली इस पर बातचीत शुरू हो गई है मंडे से, ठीक है। अब देखना होगा कि क्या इसके आउटकम्स रहे हैं। हुआ ये था कि 2015 में तो वैसे ये डील
पे बातचीत शुरू हो गई थी, बट क्योंकि बाद में जब ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट बन गया यूएसए के, तो उन्होंने इस डील से खुद को विड्रॉ कर लिया, क्या कि ईरान जो है भले ही डील में रह के बट कुछ काम कर नहीं रहा है। हमें तो बोलता है कि वो इनरिचमेंट नहीं कर रहा यूरेनियम का, बट पीठ पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो ट्रंप ने कहा भाई हमें डील पे नहीं रहना है, इसके ऊपर सैंक्शंस लगाना ही बेटर है, ठीक है। बट क्योंकि हम जानते हैं सैंक्शंस लगा के ईरान का वैसे ही इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था, उनकी इकॉनमी आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वहाँ पे उनका जो रुपी है, करेंसी है, वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुका, मतलब आई थिंक इंडियन रुपीज़ के हिसाब से उनकी करेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न ये था कि इंडिया और ईरान के बीच के रिलेशंस ख़राब हो रहे थे। इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था ईरान से, वो नहीं कर पा रहा था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और साथ ही साथ ईरान को खुद ये रियलाइज़ हो रहा था कि अगर ये डील हमारे साथ हो जाती है तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जो भी इस गाइडलाइंस होंगे। तो अब देखना ये होगा कि अब जो बाइडेन के साथ जो डील होती है कैसे वो इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2015 में जब ये डील हो रही थी, तो उस समय जो थे ये डील बेसिकली P5+1 के साथ और ईरान के साथ हुई थी। P5 बेसिकली जो 5 मेजर कंट्रीज़ आपको मिलेंगी, दैट इज़ यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, और +1 में आपको जर्मनी दिखाई देगा। तो P5+1 और एक तरफ ईरान था, ये सब मिलकर डील कर रहे थे। तो अभी भी यही सब लोग मिलकर डील कर रहे हैं। तो इनका मेन कंसर्न क्या था, क्यों उन्हें बेसिकली ईरान पर सैंक्शंस लगाने पड़े? तो वह ये था कि उन्होंने बेसिकली कहा गया था ईरान को कि आपको जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसे नहीं करना, ठीक है। यूरेनियम क्यों? बिकॉज यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़ायदा भी दे सकती है, नुकसान भी दे सकती है। फ़ायदा इन द सेंस इसलिए कि हम यूरेनियम का यूज़ करके एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर नुकसान की बात करा जाए तो आप न्यूक्लियर वेपन तक बना सकते हो, ठीक है। और क्योंकि यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है ईरान में, और ऐसा सबको वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगता है कि ईरान जो है इस यूरेनियम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो यूरेनियम को इतना ज़्यादा एनरिच कर रहा है और उससे न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को काफ़ी डर था कि कैसी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने लग गई तो हमारे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री हो चुकी है जो मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाती है, तो उसका कोई भरोसा नहीं हो, कभी भी आके कुछ भी कर दे, ठीक है। तो इस बात का डर था, इसलिए वो चाहते थे कि ईरान के साथ एक डील हो जाए और एक सेफ्टी हम रख लें कि ईरान इस तरह के न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, तो हम उस पर सैंक्शंस भी हटा देंगे, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन चल रहा है, अब देखना होगा फाइनली इस पर क्या बातचीत निकल के आती है, कौन कौन से इशू पे ईरान बेसिकली एग्री होता है और कौन कौन से इशू पे जो हमारी P5+1 कंट्रीज़ है वो एग्री होती है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी। बट अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या हिस्ट्री बेसिकली रही है इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की, यानी जो ईरान न्यूक्लियर डील है उससे क्या क्या मतलब हिस्ट्री, मतलब क्या क्या रहा है, तो आपको ये वीडियो बेसिकली बनाई थी 29 नवंबर अभी कल ही, तो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं इसको, और इससे रिलेटेड जो भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ है द क्लीन द एयर ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन दिल्ली, ठीक है। तो न्यूज़ इसलिए है बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवंबर लास्ट में जब उन्होंने डिक्लेयर किया गया था कि सारी के सारी कंस्ट्रक्शन वर्क को बैन कर दिया जाएगा, कि दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी इतना एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि और ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क ना किया जाए, ठीक है। बट अभी सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिला कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, यानी जो न्यू पार्लियामेंट बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैरान है इस बात से कि मैंने तो भाई सारी कंस्ट्रक्शन वर्क बैन कर दिए, तो ये कैसे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि बताओ भाई तुम कैसे ये प्रोजेक्ट चला सकते हो जब आपको पता है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि वो कहती है इसके बिहाफ में कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें स्पेसिफिकली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बैन करने का कोई नोटिस नहीं दिया है। तो मतलब किस तरह से आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अलग से इन्हें बोले कि आप इस प्रोजेक्ट को बैन करो, बाकी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी बैन हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क वो सब नहीं हो रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से बात मतलब चाहिए, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली अब सेंट्रल गवर्नमेंट को एकदम डांट लगाई है कि आप जल्दी से जल्दी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बैन करो, बिकॉज अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के ऊपर होना चाहिए कि कैसे हम पॉल्यूशन को कम करें, हमारा यही एक टारगेट होना चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फिर भी बाद में कंप्लीट हो जाएगा, अभी लोगों की हेल्थ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप देख सकते हो दिवाली के बाद से ही कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है कि लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल है, स्पेशली जो ओल्ड पीपल्स हैं और बच्चे हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑलरेडी इतना वीक होता है कि वो इस पॉल्यूशन को बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकते। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डांट लगाई है। तो अब बेसिकली सीजीआई जो है एनवी रमन वो कहते हैं कि अगर हमारे जो स्टेट्स है वो सेंटर की जो सेंटर एक क्वालिटी डायरेक्शन है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जो कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए गाइडलाइंस बनाई गई थी, अगर ऐसा स्टेट्स नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को खुद एक्शन लेना पड़ेगा और अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी, और फिर वो उससे जो भी गाइडलाइंस होगी फिर वो इंप्लीमेंट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और डिफरेंट स्टेट्स को, ठीक है।